इस वीडियो में हम लोग कक्षा 4 कलरव पाठ 6 हाँ में हाँ, ये बुंदेलखंड की एक लोक कथा है। इस पे आधारित हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे और इस पाठ का सारांश इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका सारांश देख लेते हैं कि पाठ का सारांश क्या है। हाँ में हाँ, पाठ 6 हाँ में हाँ। तो ये पाठ का सारांश है कि एक राजा थे, राजकाज से थक गए थे। एक दिन राजा ने मंत्री से गंगा स्नान पर जाने की बात कही। मंत्री ने कहा, ये तो बहुत शुभ विचार है। राजा ने मंत्री को शुभ मुहूर्त निकलवाने की बात कही तो मंत्री ने कहा कि जिस दिन आप चलने का विचार करें वही शुभ मुहूर्त है। राजा मंत्री से बोले, तो सवारी की व्यवस्था करो। मंत्री ने कहा कि गंगा जी दूर हैं, लेकिन राजा के पास अनेक सवारियां हैं, जिस सवारी में राजा को सुविधा हो। मंत्री ने हाथी को उत्तम राजसी सवारी बताया। राजा ने हाथी को धीमी सवारी कहा। मंत्री को भी यह बात सही लगी। फिर ऊंट को बताया तो राजा बोले कि ऊंट पर बैठने से कमर टूट जाएगी। मंत्री भी सहमत हो गया कि राजा को घोड़े की सवारी सही लगेगी। तो मंत्री ने घोड़े की सवारी को वीरों की सवारी बताया है, लेकिन राजा को घोड़े पर कई घंटे बैठना कठिन लगा। मंत्री के अनुसार घोड़ा मनमौजी जानवर है जो कभी भी सवारी को पटक सकता है। राजा ने मंत्री से पालकी के विषय में राय लिया कि लोग हंसेंगे तो नहीं जब मैं पालकी पर बैठूंगा। राजा ने कहा कि जब मैं पालकी पर बैठूंगा तो लोग हमें हंसेंगे तो नहीं। तो मंत्री ने पालकी को मुर्दों की सवारी बताया, इसलिए लोग जरूर हंसेंगे। राजा ने गंगा स्नान न करने की बात कही तो मंत्री ने इसे उत्तम विचार बताया। कहा कि घर पर ही सारा आनंद है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मंत्री की बात सुनकर राजा गंगा स्नान का विचार छोड़ दिया। इसे ही झूठ 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 हाँ में हाँ मिलाना कहते हैं। मतलब झूठ मूठ में हाँ हमें हाँ मिलाना कहते हैं। बच्चों को इस आदत से बचना चाहिए। तो ये रहा कहानी का सारांश। इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न में देखते हैं अभ्यास प्रश्न में क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न इसमें अभ्यास प्रश्न में बोध प्रश्न आता है और बोध प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है कि लोक कथा में किस तरह के लोगों पर व्यंग किया गया है। तो इसको हम इसमें कॉपी में हमने इसको नोट कर रखा है कि इसमें लोक कथा में किन लोगों पर व्यंग किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लोक कथा में किन लोगों पर व्यंग किया गया है। लोक कथा में हाँ मिलाने वाले अर्थात चापलूस लोगों पर व्यंग किया गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न इसमें दिया गया है कि इस लोक कथा में यातायात के किन किन साधनों का नाम आया है। तो इस लोक कथा में जैसा कि हमने सारांश में दिया है तो सारे उसमें साधन आ गए हैं। तो कौन कौन से यातायात के साधन की इसमें बात की गई है। तो इस लोक कथा में यातायात के साधन जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट तथा पालकी का नाम आया है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में दिया गया है कि हाँ में हाँ लोक कथा से क्या सीख मिलती है। तो हाँ में हाँ लोक कथा से यह सीख मिलती है कि हमें हाँ में हाँ ना मिलाकर सही बात करनी चाहिए और चापलूसी से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है सोच विचार बताइए। तो इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि यदि तुम मंत्री की जगह होते तो सवारी के विषय में क्या सलाह देते और क्यों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यदि हम मंत्री की जगह होते तो सवारी के विषय में बस या रेलगाड़ी की सलाह देता, क्योंकि यह दोनों सवारी बहुत तेज चलते थे और उसमें सबसे पहले तो हम ट्रेन यानी रेलगाड़ी को ही उचित समझेंगे, क्योंकि रेलगाड़ी में यात्रा करने से थकावट भी नहीं लगती है।
तो ये रहा इसका उत्तर। इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर जो दिया गया है सोच विचार में, ये प्रश्न संख्या 2, तो इसको पहले बच्चों से भी पूछ सकते हैं, उनकी राय लेने के बाद हम अपना उत्तर रखेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 आया है कि भाषा के रंग। वर्ग पहेली में कुछ नदियों के नाम दिए गए हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले बुक में वर्ग पहेली क्या है। अब देखते हैं ये भाषा के रंग में दिया गया कि इस वर्ग पहेली में कुछ नदियों के नाम हैं, उन्हें ढूंढ कर लिखिए। तो ये हमने रेड पेन से इसको डिनोट कर दिया है। तो जैसे इसमें ये दिया है कि पहली नदी दिया है ब्रह्मपुत्र, इसके बाद दिया है यमुना, फिर है कावेरी, फिर है रावी, इसके बाद है गोदावरी, इसके बाद है गंगा, फिर है झेलम, फिर है नर्मदा, फिर गोमती, इसके बाद है चेनाब, फिर इसके बाद आता है सतलुज। तो इस तरह से इसमें जितनी भी नदियाँ दी गई हैं उनको क्रम से हमने एक कॉपी पे लिख दिया है। कौन कौन सी नदियाँ दी गई हैं इसमें देखते हैं। ये ब्रह्मपुत्र, यमुना, कावेरी, गोदावरी और गंगा, और इसके बाद आता है झेलम, नर्मदा, गोमती, चेनाब और सतलुज। इस तरह से सतलुज, और अंतिम है रावी। इस तरह से 11 नदियों के नाम ये हमारे वर्ग पहेली में दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न इसी में है, इसको देखते हैं। इसमें आपकी कलम से प्रश्न संख्या 4। तो इन बिंदुओं के आधार पर किसी स्थान की यात्रा की योजना बनाकर लिखिए। कहाँ जाएंगे, किन किन साधनों से जाएंगे, और कौन कौन से मतलब किन किन साधनों से जाएंगे, कौन कौन साथ होंगे, और वहाँ क्या क्या करेंगे, खर्च का अनुमान करके लिखिए। तो ये हमें सभी बिंदुओं पर बच्चों से प्रश्न निकलवाने हैं कि कोई आप कहानी, कोई आप तैयारी बताइए और इन बिंदुओं पर आप अपने उत्तर दीजिए। जैसे किन किन साधनों से जाएंगे, तो बच्चे बताएंगे कि जहाँ की वो प्लानिंग बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि वहाँ पे कौन कौन से साधन चलते हैं, हम किन किन साधनों से जा सकते हैं। इसके बाद कौन कौन उनके साथ जाएगा उसके विषय में सभी बच्चे अपनी अपनी राय देंगे। इसके बाद आता है प्रश्न कि वहाँ क्या क्या करेंगे। अगर वो कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो जो बताएंगे हमें क्या करने जाना है, या शादी विवाह में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो अपना विचार रखेंगे। इसके बाद है खर्च का भी अनुमान करके लिखेंगे कि कितना किराया पड़ता है, कितना अनुमानित जो भी खर्च आएगा वहाँ आने जाने का, तो उसके विषय में हमें बच्चों से राय लेनी है। अब इसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसी में आता है कि अब करने की बारी। तो इसका पहला दिया गया है कि इस कहानी पर अपनी कक्षा में अभिनय कीजिए, तो बच्चों से अभिनय करवा सकते हैं। इसके बाद दूसरा दिया गया है कि इसी प्रकार की अन्य लोक कथाओं, हास्य कविताओं, चुटकुलों का संग्रह कीजिए। आगे इसमें दिया गया है पाठ में आए मुहावरे ढूंढिए और अपने वाक्य में प्रयोग करिए, तो ये बच्चों से करवाने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि पता कीजिए और लिखिए। अब आता है कि आपके घर से गंगा जी कितनी दूर हैं, तो बच्चों के घर से जितनी दूरी होगी, सभी बच्चे अपने अपने घर से, हो सकता है बच्चे दूर दूर के हों, अलग अलग जगह के हों, तो वो अपने घर से दूरी बताएंगे कि गंगा जी कितनी दूर हैं, और वहाँ किन किन साधनों से जा सकते हैं, इसके विषय में हमें बच्चों से बात करनी है। आपके मत से वहाँ जाने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा होगा और क्यों। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि हमारे आसपास बहुत सी नदियाँ होती हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं। वर्ष में कई पर्व त्यौहार आते हैं जब हम नदियों में स्नान करते हैं, बताइए। अब है पहला प्रश्न इसमें दिया गया कि आपके आसपास कौन कौन सी नदियां हैं। दूसरा प्रश्न है कि आपका परिवार इनमें कब कब स्नान के लिए जाता है, और तीसरा है कि नदियों में स्नान करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें आता है कि नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़िए और समझिए। 2 चूहे कहीं घूमने निकले, रास्ते में उन्हें हाथी मिला। एक चूहे ने मूंछें फड़काते हुए उससे लड़ने को कहा, हाथी ने लड़ने से मना कर दिया। दूसरे चूहे ने कहा कि वह हम दो से घबरा गया है, लड़ेगा नहीं। अब इस अनुच्छेद को संवाद शैली इसकी बदल सकते हैं, परिवर्तन इसमें इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसमें तो करके दे दिया गया है, एक चूहा, अरे वो हाथी बोल, क्या हमसे लड़ेगा। अब इस संवाद को हम दूसरी भाषा में इसको इस तरह से, दूसरी संवाद शैली में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दूसरा चूहा कह रहा है कि रहने दे, यह घबरा गया, वह घबरा गया, हम दो हैं ना।
वह हमसे नहीं लड़ेगा। इसी तरह से एक नीचे से वो दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, इसको भी हमको इसी तरह से संवाद शैली में चेंज करना है। तो इसको देखते हैं कि अब आप भी नीचे दिए गए अनुच्छेद को संवाद शैली में बदलिए। तो दिया गया है कि फरजाना को स्कूल से घर आने में देर हो गई। मम्मी ने देर से आने का कारण पूछा। फरजाना ने बताया कि साइकिल की चैन टूट गई, उसे ठीक करवाने में देर हो गई। तो इसमें हम उसी तरह से इसमें एक चूहा दूसरा चूहा, उसी तरह से हम फरजाना लिख सकते हैं। और दूसरी हेडिंग इसमें हम दूसरा जो संवाद में जो किया गया है उसमें एक मम्मी को दे सकते हैं, फरजाना और मम्मी। तो इस तरह से हमें बच्चों को इसी संवाद शैली इसकी चेंज करवानी है और उसे अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहना है। एक और इसमें कविता दी गई है, इसको भी हमने कॉपी पे नोट कर रखा है। कविता है कि कविता को पढ़कर सवालों के उत्तर लिखिए, मतलब दीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तो ये एक गीत दिया गया है, कविता दी गई है और इस पे आधारित कुछ प्रश्न पुस्तक पे पूछे गए हैं। तो कविता में क्या दिया गया है, किन किन फूलों के नाम दिए गए हैं। तो कविता में बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, तो बेला आ गया, गुलाब आ गया, जूही आ गया, चंपा आ गया, चमेली आ गया। फिर किन किन नदियों के नाम हैं, तो इसमें गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है और कृष्णा है, कावेरी। और अगला आता है कि किन किन पक्षियों के नाम हैं, तो इसमें पक्षियों के नाम देखिए, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। तो इसमें कोयल, पपीहा और बुलबुल नामक पक्षियों के नाम इस कविता में आए हुए हैं। और अब इसके बाद आगे देखते हैं इसी का, आगे इसमें कुछ और प्रश्न दिए गए हैं इसी कविता से संबंधित। दिया है कि लिखिए जो कविता में नहीं है। अब हमने ऐसे प्रश्न बताया, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो कि कविता में हैं। अब हमको कुछ प्रश्नों के ऐसे उत्तर देना है जो कविता में नहीं है, उनको अलग से हमें लिखना है। लिखिए जो कविता में नहीं है, हमें क्या लिखना है, 5 फूलों के नाम। तो इसमें हमें फूलों के नाम जो कविता में नहीं है उनके नाम देने हैं। तो जैसे गेंदा हो गया, रातरानी हो गया, कमल हो गया, कुमुदनी हो गया, गुलदाउदी हो गया, सॉरी। इस तरह से और भी फूलों के नाम बच्चों से निकलवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, लिखवा सकते हैं। इसके बाद 3 नदियों के नाम, बस शर्त यही है कि वो फूलों के नाम जो है कविता में ना आए हैं। अब इसके बाद 3 नदियों के नाम, तो उसमें कुछ नदियों के नाम आए हैं, उनको हमें छोड़ करके जो भी अलग से नदी हैं उसमें हम झेलम, रावी, सतलज इस तरह से हम दे सकते हैं। आगे है 5 पशुओं और पक्षियों के नाम। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में पशुओं और पक्षियों के नाम आता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये प्रश्न संख्या हमारा ये है कि 5 पशु पक्षियों के नाम, इसमें पशु भी आए और पक्षियों भी आए, तो उनके नाम हमें इसमें देना है। तो इसमें 5 पशु और पक्षियों के नाम, तो पशुओं में हमने जैसे भैंस ले लिया, गाय ले लिया, घोड़ा, बकरी, कुछ भी ले सकते हैं, खरगोश। और पक्षियों में किसी भी पक्षी का नाम हम दे सकते हैं, जैसे कबूतर है, तोता, ये तो उदाहरण हमने दे दिया है और हम इसमें और भी चीज़ें शामिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसमें आता है कि कविता में किस बात को उभारा गया है। तो जैसा कि हमने कविता में देखा है कि भारत देश की अनेकता में एकता को उभारा गया है। आगे दिया गया है कि कविता का कोई एक प्यारा सा शीर्षक लिखिए। तो हमें तो सबसे अच्छा शीर्षक यही लगा कि देश एक है और रूप उसके अनेक हैं। तो इस तरह से हम इसका शीर्षक दे सकते हैं कि देश एक रूप अनेक। अब इसमें भारत देश एक और रूप अनेक ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला इसमें आता है प्रश्न कि मेरे 2 प्रश्न। अब इसमें पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाना है, ये बच्चों के माध्यम से प्रश्न निकलवा सकते हैं। हमें किस आदत से बचना चाहिए। तो कहानी में दिया भी गया है अंत में कि हमें हाँ में हाँ या झूठ बोलने की आदत से बचना चाहिए। हाँ में हाँ से बचना चाहिए, हमें जो भी बोलना चाहिए वो सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अगला प्रश्न इसमें हमने बनाया है कि इस लोक कथा में कौन कौन से पात्र हैं।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।